हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरू करता हूँ टेस्ट सीरीज का। मेरे प्यारे छात्रों, अब इन सवालों को कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक 16वां सवाल है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। यानी कोई वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो एक वर्ग ऐसा ही है जिसकी प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। यानी कि इसमें भी 10% की वृद्धि होती है, इसमें भी और इसमें भी। यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि उसके जो एरिया में, इसका जो एरिया है, यदि किसी वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाती है? हमारी 2x वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि किसी वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि की जाती है प्रत्येक भुजा में तो वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाती है? हमारी 2x + x² / 100। ये फार्मूला लगा देते हूँ, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जब भी कोई सवाल ऐसा आएगा कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि होती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 2x + x² / 100। यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है? 10% हो रही है। तो यहाँ x बराबर कितना ले लेंगे? x बराबर हम 10 रख देंगे, ठीक है। तो 2 × x की जगह 10 रख दिया हमने, प्लस यहाँ 10 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है। 2 धाम ये 20 हो गया हमारा, प्लस 10 धाम ये स्क्वायर खोलेंगे 100 आ जाएगा बटे 100। 100 से 100 कट गया, बराबर 20 + 1 बराबर 21% वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट वृद्धि होगी हमारी? 21% वृद्धि होगी। यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये आयत कि एक आयत की लंबाई। अब आयत क्या होता है? आयत क्या होता है? ये आयत होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसकी लंबाई आमने सामने की बजाय बराबर होती है और इसकी आमने सामने की बजाय बराबर होती है, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। तो ये आयत कहलाता है। अब मैंने कहा आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः लंबाई में कितनी % की वृद्धि हुई है? 12%। यानी कि इसमें तो 12% की वृद्धि हो रही है। और चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हो रही है? ये वाली चौड़ाई है तो इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। तो उसके क्षेत्रफल यानी ये पूरा एरिया है तो इसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है ये निकालना है। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि इसकी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में y% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी बराबर x + y + xy बटे 100 प्रतिशत, ठीक है। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आ जाएगी? x + y + xy बटे 100। जब भी किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि, चौड़ाई में y% की वृद्धि अलग अलग दी हो और क्षेत्रफल में वृद्धि पूछेंगे तो ये फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा? x + y + xy बटे 100, ठीक। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे? 12 और y की जगह 10, तो बराबर हो जाएगा 12 + 10 + 12 × 10 बटे 100। इसको खोल लेंगे। 12 10 कितने हो गए? 22 प्लस ये 10 से कट जाएगा, 10 से ये 0 कट जाएगा, 2 × 6 12, 2 × 5 10, तो 6/5। 22 + 6/5। इसे तोड़ 22 × 5 110 और 6
116 बटे 5, 5 से डिवाइड कर दो तो 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15, 1 बचा 0, 5 दूनी 10। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 23.2 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 23.2% वृद्धि होगी। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा हमारा, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अब ये हमारे बहुभुज का सवाल दे दिया। ये किसका सवाल है, बहुभुज। जैसे षटभुज, पंचभुज, इस टाइप के जैसे जो होते हैं ये बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुभुज में कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, बहुभुज में n भुजाएं होती हैं। कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, अष्टभुज भी होता है, षटभुज भी होता है, पंचभुज भी होता है नहीं। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो बहुभुज कहलाती है। अब जैसे हमने यहाँ पर दे रखा है कि 24 भुजाएं, यहाँ पर n बराबर कितना है, बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, 24 भुजाएं। तो बहुभुज की भुजाएं दे रखी हैं n बराबर हमने 24। बहुभुज के आंतरिक कोण का मान बताओ, आंतरिक कोण का मान निकालना है। तो आंतरिक कोण हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें बाहरी कोण पता चल जाए। आंतरिक कोण हम तभी निकालेंगे जब हमें उसका बाहरी कोण पता चल जाए, बाह्यता कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल पता चल जाए। तो बाहरी कोण जब निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, चूंकि देखिए चूंकि बहुभुज का बाहरी कोण बराबर कितना होता है हमारा फार्मूला 360 डिग्री बटे n, जहाँ n क्या होता है, बहुभुज की भुजा है। बहुभुज की क्या है, भुजा। तो बहुभुज का बाहरी कोण कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री बटे n वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 360 डिग्री बटे यहाँ 360 बटे 24 भुजाएं, इसे काट दो, 4 छिक 24, 4 निम 90 से कट गया, ये 6 15 से ये कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया बराबर हमारा 15 डिग्री। कितना, बहुभुज का जो बाहरी कोण आ गया वो 15 डिग्री आ गया। अब आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, 180 में से किसी भी बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण का योग कितना होता है, किसी बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जब हमारा बाहरी कोण 15 डिग्री है तो आंतरिक कोण कितना होगा, 180 में से 15 घटा देंगे तो वो आंतरिक कोण आ जाएगा। इसलिए आंतरिक कोण बराबर हो जाएगा कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बाहरी कोण यानी कि 15 डिग्री। तो कितना हो गया हमारा 165 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसमें 165 कौन सा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे समझे, ठीक है। अब और सवाल देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब ये जो क्वेश्चन है 19वां, ये है प्रतिशत का। ये किसका है, प्रतिशत का। तो प्रतिशत का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। कितने पास हुए, यानी पास हुए छात्र पास हुए, कितने पास हुए, 35% पास हुए। और 455 छात्र फेल हुए। फेल कितने हो गए, फेल हुए बराबर 455 छात्र। ठीक है। तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे, यानी परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे। तो कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो कि पास हुए छात्र कितने, 35%। यहाँ पर जो पास हुए छात्र हैं उनकी संख्या जो है, उनकी संख्या नहीं दी, उनका प्रतिशत बता दिया कि इतने प्रतिशत बच्चे जो हैं पास हुए हैं। और फेल हुए वालों की बच्चों की संख्या बता दी, प्रतिशत में नहीं बताया, उनकी संख्या बता दी। तो जब हम पास हुए बच्चे का प्रतिशत अगर हमें पता है
तो हम फेल वाले का भी प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि पास और फेल दोनों मिला के कितने प्रतिशत होते हैं बच्चे? 100% होते हैं। पास और फेल दोनों मिला के बच्चे कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। तो इस 100 में से अगर पास हुए 35% बच्चे घटा देंगे तो फेल हुए बच्चों का प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या करेंगे हम, फेल बच्चों का प्रतिशत, फेल बच्चों का प्रतिशत, इस 100 में से पास हुए बच्चों का प्रतिशत घटा देंगे तो बराबर 65% आ गया। कितना आ गया? 65%। अब ये जो 65% है, ये जो 65% है, ये फेल हुए बच्चे की संख्या कितनी है? 455 है। यानी कि टोटल बच्चों का 65% जो है ये 455 के बराबर है। ठीक है, तभी तो है टोटल बच्चों का, ये फेल बच्चों का प्रतिशत 65% है और ये फेल हुए बच्चों की संख्या है, यानी कि टोटल बच्चों का 65% 455 है। इसलिए कुल छात्र की संख्या निकाल लेंगे। कैसे? कुल छात्रों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? ये फेल हुए छात्र रखेंगे यहाँ 455, ऊपर हम संख्या में लिखेंगे। कुल छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे कि ऊपर फेल हुए छात्रों की संख्या लिखेंगे और नीचे बटे में हर में क्या लिखेंगे? फेल हुए छात्रों का प्रतिशत, यानी कि 455 बटे 65%। ठीक है, तो 455 बटे 65, ये प्रतिशत में जब खोलेंगे तो बटा 100 ले लेंगे, बटा 100। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 455 बटे 65 गुणा ये 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे काट लो, 5 13 से कट जाएगा, 5 20 से कट जाएगा, 13 के 39, 13 पंजे 65 कट गया, तो 35 गुणा 20, 35 0 0, 35 70, यानी कि टोटल छात्र हमारे कितने आ गए? 700। टोटल छात्र कितने आ गए? 700। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? ये वाला बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब 20वां सवाल देखेंगे कि जैसे इन्होंने दे रखा है कि 0.001 को प्रतिशत में, वो दशमलव में बदलना है। 0.001% दे रखा है। क्या दे रखा है? 0.001% दे रखा है। इसको दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले इस प्रतिशत को हटाएंगे। कैसे? देखो, हम जानते हैं कि x प्रतिशत बराबर कितना होता है? x बटे 100। तो इसी प्रकार ये प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 0.001 बटे 100। अगर x प्रतिशत x बटे 100 के बराबर होता है तो ये प्रतिशत इसके बटे 100 हो जाएगा। अब हम पहले ये वाला पॉइंट हटा देंगे। जब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 0 नीचे लिख लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? ये दो पॉइंट हटते ही ये दो जीरो बेकार हो गए, तो 1 बटा कितना बचा हमारे पास? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना जीरो आ गया। ठीक, अब हमें पॉइंट लगाना है यहाँ पर, तो 5 जीरो काट दो और 1 2 3 4 5 और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.00001। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको प्रतिशत को भिन्न में लिख लेंगे और भिन्न से फिर पॉइंट काट के नीचे जीरो बढ़ा लेंगे। फिर जितनी संख्या आएगी उससे 1 में डिवाइड करके, यानी कि सारे जीरो काट के ऊपर पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ नीचे 5 जीरो हैं तो ऊपर 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ 21वें सवाल पर। ये क्या कह रहा है कि 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर क्रय मूल्य के बराबर होता है।
यानी जब हमने 5 मीटर कपड़ा बेचा, 5 मीटर कपड़ा बेचा, यानी हमारे पास 5 मीटर हम कपड़ा खरीद के लाए, तो ये 5 मीटर क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। टोटल कपड़ा हमारे पास था 5 मीटर। उस कपड़े को जब बेचा तो 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो देखो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, टोटल जितना कपड़ा हमारे पास था कितना, 5 मीटर। हमारे पास 5 मीटर था, इस 5 मीटर को हमने बेच दिया तो हमें लाभ कितना हुआ, 2 मीटर क्रय मूल्य के बराबर। 2 मीटर क्रय मूल्य के बराबर यानी कि 2 मीटर क्रय मूल्य के बराबर इसका मतलब लाभ जो हुआ है हमें वो 2 मीटर कपड़े के बराबर है। जितनी कीमत 2 मीटर के कपड़े की कीमत थी उसके बराबर हमें लाभ हुआ है। तो इसका मतलब प्रतिशत लाभ हमसे पूछ लिया, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ 2, 100 बटे क्रय मूल्य कितना 5, 5 बीसम 100 20 दूनी 40, यानी कि 40% हमको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 40% हमको लाभ होगा। ठीक है, अब और सवाल देख लेते हैं। 21 सवाल हो गए, 4 सवाल और देख लेते हैं तो कंप्लीट 25 सवाल आज के लिए हो जाएंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये प्रतिशत का ये लाभ हानि का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का। इससे पहले प्रतिशत का परसेंटेज का सवाल था। अब इसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। सवाल किस टाइप का है कि रवि ने 10% हानि पर एक वस्तु बेची। कोई वस्तु थी जो रवि ने 10% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने 180 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि जब उसने 10% उसने कोई मूल्य था, उसने क्या किया था कि मान लो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर उसने 100, पता नहीं अब अभी क्लियर तो नहीं है कि उसने कितने रुपए में बेचा, लेकिन जितने में उसने बेचा तब उसे 10% की हानि हुई थी। ठीक है, अगर जितने में बेचा उससे अगर उसने 180 रुपये अधिक में बेचा होता तब उसे कितने का लाभ होता, 2% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए लाभ और हानि, क्रय मूल्य से ज़्यादा में दे दो तो लाभ है, अगर क्रय मूल्य से कम में दे दो तो क्या है, हानि है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लें यहाँ पर कोई ये वस्तु का क्रय मूल्य है, मान लो यहाँ पर P पॉइंट पर वस्तु का क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। यहाँ पर P जो है क्रय मूल्य है। तो ये जब हानि हुई तो इधर जब हानि हुई तो हम इधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, हानि में लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये -10%। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कितना, यानी कि 10% की हानि हुई। कितने की हानि हुई, 10% की हानि हुई। और राइट में जब जाएंगे तो लाभ की ओर जाएंगे। तो 10% हानि पर वस्तु है 180। अब उनका 180 रुपये में अधिक बेचा होता, अगर 180 रुपये में, अब यहाँ का पैसा नहीं पता होता, यहाँ तक आ गए, यहाँ पर किसी मूल्य पर उन्होंने बेचा होगा, यहाँ पर बेचा होगा तो उन्होंने कितने में, जितने में बेचा तो 10% की हानि हुई। अब 2% का लाभ हो रहा है, तो लाभ के लिए हम राइट में जाएंगे। यहाँ से ये वस्तु का क्रय मूल्य है, यहाँ से ये लाभ के लिए गए, कितना 2%। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य, तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया, यानी जो 180 रुपये है यहाँ पर आ गए थे, ये 180 रुपये यहाँ से लेके यहाँ पर इस मूल्य पर वस्तु बेची, ये हमारा P पर क्रय मूल्य है, इस मूल्य पर वस्तु बेची तो घट के कितना 10% की हानि हो गई, 10% की हानि हो गई। अब यहाँ से जब वस्तु को उसने बेचा 180 रुपये में, यहाँ पर इस मूल्य से, इस Q वाले मूल्य से
जब वस्तु को 180 रुपये में बेचा तो ये तो लाभ कितना हुआ? 2%। यानी कि यहाँ से सीधे यहाँ पर आ गया लाभ, यानी कि ये हानि भी कवर हो गई और ये लाभ और हो गया। तो ये लेकिन कैसे हुआ? इस मूल्य को कहाँ तक पहुँचाया? 180। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितने रुपए में बेची वस्तु? 180 रुपये। यानी कि 10 और 2 दोनों को जोड़ लिया जाए तो 12% जो है किसके बराबर? 180 के बराबर होगा। बात आ गई समझ? तो इसका मतलब है कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ये 10 + 2, ये दोनों परसेंट जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 12%। और 12% ये किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 180/12%। ठीक है, इसका मतलब यह है जो 12% है, ये 180, यहाँ से वस्तु को 180 में बेचा तो यहाँ लाभ हुआ 2% हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल परसेंट किसके बराबर है? 180 के बराबर है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि इसका मतलब यह है जो 180 रुपये है ये क्रय मूल्य का 12% है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 180 रुपये जो है वो क्रय मूल्य का 12% है, इसलिए क्रय मूल्य बराबर कितना निकाल लेंगे? 180/12%। ठीक है, तो ये 180/12% का मतलब 12/100, ये 100 ऊपर आ जाएगा तो 180 × 100/12, 12 × 12, 12 × 5 60 बराबर 1500 रुपये आंसर आ जाएगा। अगली बात समझे। अब इस सवाल को कर लेते हैं, 23वां सवाल को। देखिए 23वां सवाल जो है ये अलजेब्रा का है, जो मैंने कराया भी है आप लोगों को। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन दे दिए हमको, ये क्वेश्चन दे दिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि x³ - 1/x³ का मान निकालना है। तो अगर हमें, मेरे प्यारे बच्चों, अगर x³ - 1/x³ का मान निकालना है, अगर हमें x - 1/x पता हो, अगर हमें x - 1/x पता हो तो हम x³ - 1/x³ निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला लगा के? PQ + 3P। कौन सा फार्मूला लगा के? PQ + 3P। ये मैंने अभी पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया भी था। ठीक है, लेकिन x - 1/x की वैल्यू सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे इससे कि कैसे निकलेगी। तो हमने देखा ये इक्वेशन दे रखी है x² - 4x + 1 = 0। हम क्या करेंगे? इसमें दोनों ओर x से डिवाइड कर देंगे, दोनों ओर x से भाग करने पर। तो देखो x² - 4x + 1/x 0/x। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये x² - x + -4x/x + 1/x बराबर ये 0/x, तो 0 हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x² / x फिर -4x/x फिर +1/x बराबर 0। ये तो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए x, यहाँ पर x है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस x से कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? यहाँ x बचा, -4 बचा, +1/x बराबर 0। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई? x + 1/x, 4 को उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी कि x + 1/x बराबर हमारा आ गया 4। अब देखिए जब x + 1/x बराबर 4 आ गया और हमको निकालना है, हमको लाना है ये x - 1/x। x + 1/x से तो ये वैल्यू नहीं आएगी, हमको आएगी कैसे? x - 1/x लाना है। तो ये भी मैंने आपको अलजेब्रा में बताया है पिछली वीडियो में कि जब x + 1/x की वैल्यू दी हो
पता हो और x माइनस 1/x निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, √p² - 4 करके, ठीक है। तो उसी से निकाल लेंगे, ये हमारा p ले लेंगे इसको, और हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे कौन से फार्मूले से, p² - 4 से। यानी कि p बराबर यहाँ पर 4 हो गया, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो बराबर हो गया √4 × 16 - 4 बराबर √12। तो अब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू पता चल गई। अब हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सी, x³ माइनस 1/x की। तो जब हमें इसलिए x³ माइनस 1/x की बराबर क्या हो जाएगा, pq + 3p लगा देंगे, ठीक है। जब माइनस वाली हो तो pq + 3p लगता है, अगर यहाँ पर प्लस होता हो और x³ + 1/x की पूछते तो pq - 3p लगता, ठीक है। अब यहाँ p क्या रखेंगे, x माइनस 1/x की जो वैल्यू निकल के आई है ये हमारा p हो जाएगा, ठीक है, √12। तो बराबर हो जाएगा √12 का क्यूब + 3 गुणा √12। जब √12 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12√12 + 3√12, ये हो गया। तो बराबर कितना हो गया, 12 और 3 15√12 हो गया, ठीक है। इसे हम 15√12 को हम तोड़ लेंगे किसमें, 4 × 3 में, ये 4 बाहर निकल के आ जाएगा 2 के रूप में, तो ये 15 दूनी 30√3, ये आ गया, कितना आ गया, 30√3 आंसर आ जाएगा। आगे समझ। तो अलजेब्रा का इस टाइप का सवाल जो है आता है पेपर में, और बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, एसएससी जीडी में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है इस टाइप का सवाल, ठीक है। तो इसका इस तरीके से हम कर लेंगे। सबसे पहले इसको x + 1/x की वैल्यू आ गई, इससे हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू पता चल गई, उससे फिर हम x³ माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे छात्रों, अब 24वां सवाल देख लेते हैं। 24वां सवाल क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्णों की लंबाई का योग 17 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यह समझाऊंगा कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, क्योंकि चारों भुजाएं तो वर्ग की, स्क्वायर की भी बराबर होती हैं। ये वर्ग हो गया हमारा, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, x ये भी, x ये भी, x ये भी, ये भी, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, x x x x। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है, ठीक है। इसके विकर्ण क्या होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण ये कहलाते हैं, इस तरीके से इस कोने को इस कोने से मिला लिया, ये कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, बिंदु O पर। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। तो इसमें एक विकर्ण हम ले लेते हैं D1 ले लेते हैं और एक विकर्ण ले लेते हैं हम D2, दो विकर्ण होगा D1 D2, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो भुजा की लंबाई पूछी है, किसकी लंबाई पूछी है, भुजा की लंबाई पूछी है जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणा उनके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितना है, क्या क्या हमारा D1 और D2, ठीक। तो निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है कितना, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 गुणा D2।
विकर्ण एक विकर्ण ये है D1 और एक विकर्ण ये है D2। तो क्षेत्रफल होता है कि 1/2 गुणा D1 गुणा D2। अब क्षेत्रफल हमको कितना है, 30 है, तो इसलिए हम इसकी जगह 30 रख लेंगे बराबर 1/2 गुणा D1 इंटू D2। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 60 हो जाएगा, तो D1 इंटू D2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली क्वेश्चन आ गई। D1 D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब आगे क्या कर रहा है कि इनके विकर्णों की लंबाई का योग 17 है, यानी कि विकर्ण का योग 17, यानी कि D1 प्लस D2 17। तो इसका मतलब हमें D1 प्लस D2 बराबर दे रखा है 17। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 आ गई। देखिए दोनों इक्वेशन को देखने से हमें पता चल रहा है कि अगर हम 60 के टुकड़े करें तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और यहाँ पर 12 और प्लस 5 कर दें तो 12 और 5 17 हो रहा है, और 12 पंजे 60 हो रहा है। यानी कि इसका मतलब यह है कि D1 इंटू D2, यानी D1 12 हो गया, D2 5 हो गया, तो D1 इंटू D2 60, यानी 12 पंजे 60, D1 प्लस D2 17, यानी कि 12 D1 12 और D2। तो इस तरीके से अगर हम 60 के टुकड़े इस तरीके से करें कि उनकी गुणा 60 के बराबर आए और जोड़ 17 के बराबर आए, तो हमें D1 D2 की वैल्यू पता चल गई। इसका मतलब हमारा आ गया D1 की वैल्यू 12 आ गई और D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जब दोनों विकर्ण हमें पता चल गए तब हम क्या निकाल लेंगे आराम से, भुजा की लंबाई। क्या निकाल लेंगे हम, भुजा की लंबाई। इसलिए भुजा बराबर हो जाएगी √ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बटे 2। ये फार्मूला समचतुर्भुज की भुजा, अगर समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं दोनों, तो भुजा बराबर हो जाएगी पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ऊपर से √ लगा देंगे, √ पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। हम निकाल लेंगे D1 की वैल्यू कितनी है हमारी भाई, 12, तो ये √ हो जाएगा 12 का स्क्वायर। D2 कितना है, 5 का स्क्वायर बटे 2, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 प्लस 5 पंजे 25 बटे 2। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 बटे 2, यानी कि ये 13 बटे 2 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5, यानी कि 6.5 भुजा आ जाएगी सेंटीमीटर। आगे समझे, तो इस तरीके से जो है ये सवाल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।